मेरे प्यारे बच्चों, भूगोल के अंतर्गत आइए चलते हैं। आज के चैप्टर में महत्वपूर्ण जो बातें हैं हमारे देश की नदियों के बारे में। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि बेसिन क्या होता है। बेसिन किसी नदियों में अलग अलग स्थानों से आकर जल राशि सम्मिलित हो जाती है, या कहा जाए कि किसी नदियों में जहां जहां से एक नदी का प्रवाह मुख्य नदी में आकर मिल जाती है, और वो मुख्य नदी और सहायक नदी है, ये दोनों के एक जल राशि होता है, एक विस्तृत क्षेत्र होता है, वो बेसिन कहलाता है। तो इस प्रकार से भारत के कौन कौन से बेसिन हैं उसके बारे में यहाँ पर देखते हैं। तो सबसे पहला जो बेसिन आता है, सिंधु बेसिन। सिंधु बेसिन के अंतर्गत इसमें मुख्य जो नदी है वो सिंधु नदी है, और उनकी कई सहायक नदियां इसमें है, जैसे कि सतलज है, रावी, ब्यास, चिनाब, झेलम, ये इनकी सहायक नदी है। मुख्य नदी क्या है? सिंधु। और ये चिनाब, सतलज, रावी, ब्यास इनकी सहायक नदी है। तो इस प्रकार से सिंधु में ये आकर मिलती है, और ये संपूर्ण जो क्षेत्र प्रवाह जो क्षेत्र होता है वो एक बेसिन के रूप में। तो सिंधु मुख्य नदी है। इनका जो उद्गम स्थल हिमालय पर्वत के दक्षिणी भाग में कैलाश मानसरोवर, जो वहां से एक हिमनद के रूप में प्रवाहित होते हुए दक्षिण पश्चिम की ओर प्रवाहित होते हुए ये पाकिस्तान को पार करते हुए अरब सागर में मिल जाती है। कुछ जो भाग है वो इस नदी का भारत में आता है, और अधिकांश जो इनका जो प्रवाह क्षेत्र है वो पाकिस्तान होते हुए ये अरब सागर में गिरती है। 1960 में सिंधु जल समझौता हुआ, और उसके आधार पर दोनों के बीच में जल संबंधित जो विवाद था वो समाप्त हुआ। तो इस प्रकार से पहला जो बेसिन आता है वो है सिंधु बेसिन। दूसरा जो बेसिन आता है वो है गंगा बेसिन। पवित्र नदी माना जाता है। गंगा बेसिन में गंगा जो नदी है ये प्रमुख नदी या मुख्य नदी मानी जाती है, और इसकी और अन्य जो सहायक नदी है वो है यमुना, कोसी, घाघरा, ये जितने नदियां हैं इनकी सहायक नदियां हैं। तो इस प्रकार से ये संपूर्ण क्षेत्र जो है वो गंगा बेसिन के अंतर्गत आता है। गंगा नदी गोमुख नामक हिमनद, ये भी हिमालय पर्वत से प्रवाहित होते हुए और उत्तर पूर्व की ओर प्रवाहित होते हुए ये एक बहुत बड़ा उपजाऊ मैदान का निर्माण करती है। गंगा नदी, यमुना, ये जितने भी नदी है एक उत्तरी भारत का बहुत बड़ा उपजाऊ मैदान का निर्माण करती है, जहाँ पर धान की फसल यहाँ पर मुख्य रूप से लिया जाता है। तो इस प्रकार से गंगा नदी प्रवाहित होते हुए की ओर पार करते हुए ये बंगाल की खाड़ी में
और पश्चिम बंगाल में ये क्या करती है, एक डेल्टा का निर्माण करती है जिसका नाम सुंदरवन डेल्टा है। एक बहुत बड़ा क्षेत्र है और यहाँ पर ये नदी दो भागों में बढ़ जाती है, हुगली और मेघना नाम की नदी, और बीच का जो भाग है वो सुंदरवन डेल्टा, जो वनों से आच्छादित, जहाँ पर सुंदरी नामक वृक्ष सबसे ज्यादा मिलता है, इसलिए उसको सुंदरवन डेल्टा कहा जाता है। तो इस प्रकार से गंगा बेसिन हमारे जो भारत का एक प्रमुख बेसिन क्षेत्र है। उसके बाद में तीसरा जो आ जाता है ब्रह्मपुत्र बेसिन। ब्रह्मपुत्र बेसिन के अंतर्गत ब्रह्मपुत्र नदी इसमें मुख्य या प्रमुख नदी मानी जाती है, और उनकी जो सहायक नदी है तीस्ता, मानस और स्वर्णशिरी, ये इनकी सहायक नदियां हैं। तिब्बत के जो क्षेत्र से प्रवाहित होते हुए और ये पश्चिम जो बंगाल है वहां पर गंगा नदी से मिलकर यही सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती है, और कई पहाड़ियों को चीरते हुए एक लंबी दूरी तय करते हुए ये गंगा नदी में मिल जाती है, और गंगा नदी के साथ मिलकर ये बड़ा डेल्टा का निर्माण करती है। उसके बाद आ जाता है नर्मदा और ताप्ती बेसिन। नर्मदा और ताप्ती बेसिन, ये जो दोनों नदियां नर्मदा और ताप्ती बेसिन के नाम से जानी जाती है, और नर्मदा नदी और ताप्ती नदी ये दोनों एक समानांतर प्रवाहित होते हुए और खंभात की खाड़ी में गिरती है। खंभात की खाड़ी में गिरने के बाद में फिर ये अरब सागर में सम्मिलित हो जाती है। नर्मदा नदी की कोई सहायक नदी नहीं है, ये अपने उद्गम स्थल से प्रवाहित होते हुए और जबलपुर में भेड़ा घाट संगमरमर की जो चट्टानों को तोड़ते हुए ये बड़े एक विस्तृत रूप में ये नदी प्रवाहित होती है। यहाँ पर कई प्रकार के नौका चालन या पर्यटन स्थल के रूप में ये नदी जानी जाती है। अमरकंटक की एक भ्रंश घाटी के रूप में या एक दरार के रूप में इस नदी का उद्गम हुआ है। तो इस प्रकार से नर्मदा और ताप्ती जो बेसिन है ये हमारे भारत की प्रमुख नदी बेसिनों में से एक मानी जाती है। फिर आता है गोदावरी बेसिन। गोदावरी बेसिन में गोदावरी मुख्य नदी है, उनकी सहायक नदी है वेनगंगा, मंजरा, पेनगंगा, ये इनकी सहायक नदी है। गोदावरी नदी को दूसरे जो गंगा के नाम से जानी जाती है, जैसे उत्तर भारत का हमारा जो गंगा नदी है, उसके बाद गंगा के बाद में जो दूसरे स्थान पर आती है तो वो है गोदावरी नदी। त्र्यंबकेश्वर नामक पहाड़ी से ये निकलकर प्रवाहित होते हुए अपनी सहायक नदियों के साथ में प्रवाहित होते हुए ये बंगाल की खाड़ी में एक डेल्टा का निर्माण करती है ये भी नदी, और इनकी प्रमुख जो नदियां हैं इनके साथ में प्रवाहित होते हुए डेल्टा का निर्माण करती है। उसके बाद आ जाता है कावेरी बेसिन। कावेरी बेसिन में कावेरी नदी भी एक मुख्य नदी मानी जाती है, और इनका जो उद्गम स्थल कुर्क नामक जो पहाड़ी, वहां से ये प्रवाहित होते हुए अपने जो सहायक नदी है अमरावती, भवानी, हेमवती, ये इनकी सहायक नदियां हैं, और इन सहायक नदियों के साथ सहायक नदियां इस मुख्य नदी में शामिल हो जाती है और प्रवाहित होते हुए ये भी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अधिकांश देखा जाता है तो जितने भी बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली जो नदियां हैं वो
डेल्टा का निर्माण करती, क्योंकि इसका जो ढाल मंद ढाल होता है, वही जो पश्चिम की ओर जो प्रवाहित होने वाली नदियां हैं वो एस्चुरी का निर्माण करती है। तेजी के साथ में या तीव्र ढाल होने के कारण ये अपने साथ में लाए हुए अवसाद को समुद्री गहराइयों तक ढकेल देती है। वही जो पूर्व की ओर बंगाल की खाड़ी की ओर प्रवाहित होने वाली जो नदियां हैं वो उनका वेग मंद हो जाता है और अपने मुहाने पर धीरे धीरे अवसाद को जमा करती जाती है, और उस अवसाद के जमाव से ये नदी का जो जल प्रवाह है या प्रवाह है वो दो भागों में बढ़ जाती है और बीच का जो भाग है वो छूट जाता है, वही डेल्टा का निर्माण हो जाता है। तो इस प्रकार से नदी बेसिन। इसके बाद में आ जाते हैं कृष्णा बेसिन। कृष्णा बेसिन के नाम से जाना जाता है, ये कृष्णा मुख्य जो नदी है, और महाबलेश्वर नाम की जो पहाड़ी है वहां से प्रवाहित होते हुए आंध्र प्रदेश की ओर प्रवाहित होते हुए ये भी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इनकी जो प्रमुख और सहायक नदी है वो है तुंगभद्रा, कोयना और पंचगंगा। इन नदियों के प्रवाह क्षेत्र और मुख्य नदी जो है वो कृष्णा नदी, ये सारे जो क्षेत्र या जल राशि या पानी का जो क्षेत्र है वो बेसिन के रूप में जानी जाती है। अगला जो बेसिन के रूप में आता है वो है महानदी। हमारे छत्तीसगढ़ की जीवनदायिनी नदी कहा जाता है इसको, या छत्तीसगढ़ की एक जीवन रेखा महानदी को। इसकी जो सहायक नदी है वो है शिवनाथ, हसदो, मांड। ये जो सहायक नदियां के साथ में प्रवाहित होते हुए ये भी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। महानदी का जो उद्गम स्थल है सिहावा जो पर्वत है, श्रृंगी ऋषि का आश्रम, वहां से प्रवाहित होते हुए ये अपने कई सहायक नदियों के साथ में प्रवाहित होते हुए धमतरी जो जिला है वहां पर रविशंकर एक परियोजना जिसको गंगरेल बांध के नाम से वहां पर जाना जाता है, सिंचाई के लिए और पेयजल के लिए, औद्योगिक क्षेत्र के लिए इस नदी का जल पर्याप्त मात्रा में उपयोग किया जाता है। छत्तीसगढ़ की जीवनदायिनी नदी इसको मानी जाती है और इसी कारण इस नदी के जल से हमारा जो संपूर्ण जो छत्तीसगढ़ है उसमें कृषि कार्य होता है। इनसे सिंचाई या नहरें निकाली गई है और नहरें निकाल कर गांव-गांव तक के उस नहर के माध्यम से जल की प्राप्ति होती है। और यहाँ पर सघन धान की खेती होती है छत्तीसगढ़ में, इसीलिए छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है। तो ऐसे हमारे छत्तीसगढ़ की जो प्रमुख नदी है, मुख्य नदी है महानदी, और उन्हीं के द्वारा जो हमारा छत्तीसगढ़ का निर्माण हुआ है, इसी बेसिन के अंतर्गत हमारा छत्तीसगढ़ का निर्माण हुआ है। आइए इसके बाद में चलते हैं, अगला जो आ जाता है वो नदियों के महत्व। नदी का महत्व है, या नदी क्यों लाभदायी होती है, या नदी हमारे लिए महत्वपूर्ण क्यों है, इसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं उसका महत्व। उपजाऊ भूमि। नदी के द्वारा लाए गए अवसाद या नदी के द्वारा लाए गए काप मिट्टी के जमाव, जैसे कि गंगा नदी है या गोदावरी वगैरह है, कावेरी नदी है, ऐसी बहुत सारी नदी अपने साथ में काप मिट्टी का जमाव और उपजाऊ जो मिट्टी को अपने साथ में लाकर एक उपजाऊ मैदान का निर्माण करती है, जिससे वो भूमि उपजाऊ होती है और वहाँ पर सघन
धान की फसल या गेहूं की फसल लिया जा सकता है। इसीलिए ये नदियों के जो महत्व बहुत बढ़ गया है। उपजाऊ भूमि का निर्माण होता है। दूसरा जो इसका महत्व ये है वो है सिंचाई व पेयजल की प्राप्ति के लिए। सिंचाई और पेयजल की प्राप्ति, बहुत सारी जो नदियां हैं उसको बांध बनाया गया है और उस बांध के माध्यम से छोटी बड़ी नहरें निकाली गई है और नहरों के माध्यम से खेतों तक के जल पहुंचाया जाता है। और वर्षा नहीं अगर होती है तो कुछ मात्रा में फसलों को इन सिंचाई के माध्यम से बचाया जा सकता है। जैसे कि हम उत्तर की ओर देखते हैं तो सतलज नदी है, तो वहाँ पर भाखड़ा नागल बांध। हमारा छत्तीसगढ़ में देखते हैं तो रविशंकर जो गंगरेल बांध के नाम से। और आगे जैसे जाते हैं तो उड़ीसा और छत्तीसगढ़ की जो सीमा क्षेत्र है वहाँ पर सबसे बड़ा जो भारत का लंबा बांध बना है वो हीराकुंड बांध बना है। ये बांध बनाने का एक ही उद्देश्य है कि उससे खेतों को सिंचाई के माध्यम से जल की प्राप्ति हो जाए और उससे पीने योग्य जल की भी प्राप्ति हो जाए। तो ये भारत की जितनी भी नदियां हैं, वैसे भारत को नदियों का देश कहा जाता है। इतनी सारी नदियां हैं हमारे भारत में प्रवाहित होती है जिसके कारण भारत को नदियों का देश कहा जाता है। और ये नदी जो है हमारे भारत के लिए एक जीवनदायिनी मानी जाती है, इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बाद में तीसरा जो महत्व है नदियों का वो है औद्योगिकरण के लिए। नदी का जल जो है वो उद्योगों के लिए पर्याप्त मात्रा में जल की व्यवस्था इन नदियों से किया जाता है। जैसे कि हमारे छत्तीसगढ़ में भिलाई स्टील प्लांट है, तो उसके लिए पर्याप्त मात्रा में गंगरेल का पानी। ऐसे बहुत सारी जो नदियां हैं अलग अलग क्षेत्रों में औद्योगिकरण के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखती है। इसके बाद में आगे जो आ जाता है वो है मत्स्य उद्योग के लिए। नदी मत्स्य उद्योग या मत्स्य आखेट के लिए भी प्रसिद्ध माना जाता है। इनमें मछुआरों को रोजगार मिलता है और दूर तक की नदी में जाकर ये मछली पकड़ने का कार्य करते हैं और उन मछलियों को बाजार में बेचते हैं और अपना व्यवसाय करते हैं। तो मत्स्य उद्योग भी इसमें सम्मिलित है। अगर नदियां नहीं होती तो मत्स्य उद्योग या मछुआरे जो भाइयों के लिए मछली पकड़ना संभव नहीं हो पाता। तो कई ऐसे नदियां हैं जहां पर से मछुआरे जो है मछली पकड़ने का कार्य अपने जो परिवार के साथ में वहां पर सवेरे से शाम तक के लगे रहते हैं और वो उनके लिए जीविकोपार्जन का साधन बन जाता है। हमारा भारत देश कृषि प्रधान देश तो है, लेकिन कृषि के साथ साथ यहाँ पर दुग्ध व्यवसाय, मछली पालन और वानिकी, ये सभी कार्य भी हमारे भारत में एक रोजगार मूलक साधन माना जाता है। तो इस प्रकार से नदी मत्स्य उद्योग के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। पांचवा जो आता है व्यापारिक क्रियाकलाप हेतु। व्यापारिक क्रियाकलाप नदियों के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान व्यापार या जलयान के माध्यम से या बड़े बड़े जल पोतों के माध्यम से व्यापारिक वस्तुओं का आदान प्रदान होते रहता है। तो नदी व्यापारिक दृष्टि से भी बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। अगला जो आता है वो है स्वास्थ्यवर्धक एवं पर्यटन।
नदी की जो क्षेत्र है या नदी के तटवर्ती जो क्षेत्र है वहाँ पर पेड़ पौधे और स्वास्थ्यवर्धक जलवायु वहाँ पर मिलता है। इसलिए पर्यटन का एक प्रमुख केंद्र ग्रीष्मकालीन जो समय होता है, अधिकांश नदी तट के पास लोग पर्यटन के लिए या वहाँ पर घूमने के लिए वहाँ जाते हैं, या कई दूसरे जो स्थान के जो लोग हैं वो दर्शनीय स्थल के रूप में उन स्थानों पर आते जाते रहते हैं, जिससे एक आर्थिक लाभ भी होता है और एक धार्मिक जो भावना भी निर्मित होती है, और पर्यटन का भी और स्वास्थ्यवर्धक जलवायु का भी आनंद मिल जाता है। तो जिन भागों में नदियाँ प्रवाहित होती है उनके आसपास का क्षेत्र जो है वो बिल्कुल स्वास्थ्यवर्धक जलवायु निर्मित करते हैं, क्योंकि वहाँ पर वृक्ष पेड़ पौधे मिलते हैं। इसलिए नदियाँ हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके बाद में सातवां जो आ जाता है जल विद्युत की प्राप्ति। नदी का जल, जैसे कि बांध का निर्माण किया जाता है या नदी के जल को बांध के माध्यम से रोक दिया जाता है और उनसे जल विद्युत प्राप्त किया जाता है। जैसे कि हमारा गंगरेल बांध है, रविशंकर जो परियोजना है, वहाँ से सिंचाई के साथ साथ पेयजल के साथ साथ वहाँ पर बिजली का भी उत्पादन होता है और कई मेगावाट उससे बिजली की प्राप्ति होती है, जो आसपास के क्षेत्रों के लिए वो लाभदायक होता है। तो नदियों के द्वारा पर्याप्त मात्रा में छोटे छोटे जो उद्योग है या छोटे छोटे गांव कस्बे हैं उनके लिए विद्युत का उत्पादन किया जाता है। इसलिए ये नदियां बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो हमारे भारत की नदी होने से कितना महत्वपूर्ण स्थान रखता है ये आपके सामने यहाँ पर बताया गया। और ये नदी बेसिन जहाँ जहाँ पर है वहाँ पर जो नगर कस्बे और गांव बसे हुए हैं, इनका जो मुख्य कारण यही है कि वहाँ पर उपजाऊ मिट्टी की प्राप्ति और वहाँ की स्वास्थ्यवर्धक जलवायु, समतल मैदान। तो इस प्रकार से कहा जा सकता है कि नदियाँ हमारे देश के लिए एक जीवनदायिनी मानी जाती है। तो आज के चैप्टर में आपको इस बेसिन के बारे में बताया गया और नदियाँ क्यों महत्वपूर्ण है या नदियों का क्या योगदान है इसके बारे में अब अगले जो पीरियड में और महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।